हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। सो जैसा हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि हम लोग 11th क्लास का जो सिलेबस है वो आपको पूरा करवा के देंगे, तो आज उसकी शुरुआत करेंगे। शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो पहला चैप्टर जाना था वो आपका बेसिक मैथ, ठीक है ना। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बेसिक मैथ के बारे में बात करने वाले हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये तो हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था। तो बेटा जिन लोगों ने पढ़ा था वो आगे मूव ऑन करे, जिनको इसके ऊपर कॉन्फिडेंस है, आता है चीजें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, वो आगे मूव ऑन करे। और जिसको इसकी जरूरत है बेटा, ये आपका एक तरीके से हथियार है। इट्स द वेपन जो तुम्हारे पास होना चाहिए अगर तुमको फिजिक्स के क्वेश्चन से फाइट करनी है। देखो बात ये होती है, जो फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें पहली लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ठीक है ना। फिजिक्स तो जो होती है वो पहली लाइन में खत्म हो जाती है, उसके बाद तो गणित होती है। और उस गणित को सॉल्व करने के लिए आपको ये जो कुछ 4-5 टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स है, उसकी कमांड होनी चाहिए। तो यहाँ पे बेसिक मैथ में हम लोग जो मेनली चीजें देखेंगे वो देखेंगे सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री। ये इसमें मैंने देखा है कि बेटा अच्छे अच्छे बच्चे जो है वो घूमते रहते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है साइन को कोस में बदलना, कोसाइन को साइन में बदलना, जैसा वेव्स में आप देख ही रहे हो अभी। कई बार कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करे सर, उसको कॉस 2 थीटा में बदलना, साइन 2 थीटा को कैसे कन्वर्ट करे, तो ये सारी चीजें रहती है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है हम लोग देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद जो दूसरा आता है वो आता है एलजेब्रा। दूसरा जो आता है वो आता है एलजेब्रा। एलजेब्रा उसमें आपकी इक्वेशंस आती है बेसिकली, है ना। एलजेब्रा में आपकी इक्वेशंस आती है, ठीक है, इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक वगैरह ये सब आती है, इनको सॉल्व करना। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पिलर है इसका वो है बेसिकली आपका जिसे क्या कह सकते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। इसमें आपकी ग्राफ्स वगैरह बनाना, ग्राफिकल इक्वेशन, ये सब आता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आगे बात समझ में। इसमें आते हैं आपके ग्राफ्स एंड देयर एनालिसिस या फिर ग्राफिकल एनालिसिस। ग्राफिकल एनालिसिस, ग्राफिकल एनालिसिस, क्लियर है ये चीज। चौथा चीज जो है आपके पास वो कुछ फंक्शंस है, जैसे लॉग एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ये दो फंक्शन में बच्चे 11वीं निकल जाती है उनकी, 12वीं निकल जाती है, रिपीट भी कर लेते हैं, उसके बाद भी इन दो फंक्शन में जो है वो उलझते रहते हैं। तो हम लोग सीखेंगे आज इस पूरे सेक्शन में सीखेंगे कि ये फंक्शंस क्या है, इनको कैसे डील करना है, ठीक है। अभी पकड़ बना लो तो आपको आगे आने वाले हर एक क्वेश्चन में जहां पे भी इनका यूज होता है, डेफिनेटली यकीन मानिए, सिंस आप लोगों ने देखा है फिजिक्स में ये काफी ज्यादा यूज होने वाले हैं, तो इसका काफी ज्यादा यूज है। चलिए, और लास्ट में जो सबसे ज्यादा बच्चों को डराता है उसको अलग कलर से लिख देता हूं मैं, वो है बेसिकली आपका कैलकुलस। ये तो भैया बच्चों को इतना ज्यादा डराता है जिसकी हद नहीं है। और कैलकुलस में बेसिकली दो चीजें आती है आपकी, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। वैसे तो वेक्टर भी इसी में हम लोग इंक्लूड करते हैं, लेकिन मैं वेक्टर आपको अलग से चैप्टर बना के पढ़ाऊंगा। तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। और 6 में एक और छोटा सा सब टॉपिक है, वो है सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है ना। सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो ये कुछ 5-6 सब टॉपिक्स है जो कि आप बेसिक मैथ के अंदर कवर करेंगे। और अगर इतना आपको आ गया, ठीक है ना, ये जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, ये चीजें अगर आपने कवर कर ली, तो इसके अलावा आपको मैथ जो है वो लेने की जरूरत नहीं। कई सारे बच्चे जो 10th से 11th में मूव करते हैं, उनका डाउट रहता है कि सर 11th में हम लोग बायो ले रहे हैं, और कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मैथ भी लेना पड़ेगा हमको, क्योंकि फिजिक्स में जो है वो मैथ काम आती है। तो मैंने कहा कि भैया एक काम कर, तू मैथ्स मत ले, हमारे ऊपर वो जिम्मेदारी दे दे। अब जैसे आपके जहां पे भी आप पढ़ते हैं, आपने बायो वाले सिर्फ आपकी बायो की जिम्मेदारी ले रहे हैं ना, केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री की जिम्मेदारी ले रहे हैं, लेकिन हम लोग आपके मैथ्स जो रिक्वायर्ड मैथ्स है, अब चाहे वो मैथ्स आपको केमिस्ट्री में रिक्वायर्ड हो, चाहे वो मैथ्स आपको बायो में रिक्वायर्ड हो, चाहे वो मैथ्स आपको फिजिक्स में रिक्वायर्ड हो, वो मैथ्स हम लोग सिखाने वाले हैं आपको यहाँ पे, ठीक है। तो जो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज है वो है ट्रिग्नोमेट्री। तो हम लोग आज जो शुरू करेंगे बेटा, वो शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें जो है हम लोग किन चीजों से डील करेंगे बेटा, ट्राइंगल्स एंड एंगल्स, ठीक है ना, ट्राइंगल्स एंड एंगल्स, इनसे हम लोग डील करने वाले हैं। तो इस पूरे चैप्टर में आपको ट्राइंगल दिखेंगे और कुछ एंगल्स दिखेंगे, इसके बारे में हम लोग डील करने वाले हैं।
ट्रिग्नोमेट्री में। आ रही बात समझ में? ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या डील करने वाले हैं? ट्राइंगल्स से डील करने वाले हैं और एंगल्स से डील करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बेसिक चीज है एंगल। एंगल क्या होता है, ठीक है। एंगल क्या होता है? एंगल जो है बेसिकली मैं आपको समझाता हूं। एंगल, हेडिंग डालिए एंगल। एंगल जो है वो दो टाइप का होता है, ठीक है। दो टाइप का एंगल होगा। आपको प्लेनर एंगल मिलेगा, प्लेनर एंगल, ठीक है, प्लेनर एंगल। और दूसरा आपको मिलेगा सॉलिड एंगल। अभी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्या है ये प्लेनर एंगल एंड सॉलिड एंगल, समझिएगा ध्यान से। इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस, या फिर एक इंक्लिनेशन नहीं बोलना है, ये बोल सकते हैं। इनको देखो किस तरीके से, पिक्चर से ज्यादा समझ में आएगा रेदर देन वर्डिंग्स के बजाय पिक्चर से ज्यादा समझते हैं हम लोग। ये आपके पास दो लाइन है, लेट्स से पहली लाइन मैंने यहां पे ड्रॉ की, दिस इज माय फर्स्ट लाइन, ठीक है, और दिस इज माय सेकंड लाइन। तो इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है, एंगुलर सेपरेशन है, इसको लेट्स से थीटा बोलते हैं। ये हो गया आपका प्लेनर एंगल। ये है प्लेनर एंगल, इसको 2D एंगल भी बोलते हैं, ठीक है ना, 2D/ प्लेनर एंगल, क्योंकि ये कंप्लीटली प्लेन में लाया करता है। आ रही बात समझ में? ये जो एंगल है ये किस में लाया करता है बेटा? प्लेन में लाया करता है, ठीक है। और सॉलिड एंगल जो है, सॉलिड एंगल वो होता है एंगल मेड बाय ए सरफेस एट ए पॉइंट, ठीक है ना। सॉलिड एंगल क्या होता है? एंगल मेड बाय ए सरफेस, मेड बाय ए सरफेस एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट। तो अभी बच्चों को इमेजिन नहीं हुआ होगा कि सर ये कैसे, ठीक है ना, सॉलिड एंगल कैसे बताया आपने। चलो देख, ये प्लेनर एंगल तो आप लोगों ने 10th क्लास में देखा है, बचपन में देखा है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, सबको आता है ये प्लेनर एंगल। तो ये जो दो लाइंस के बीच में, सपोज करो इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो, तो लाइन ए बी और ए सी के बीच में जो एंगल है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्लेनर एंगल बोलेंगे। आ रही बात समझ में? सॉलिड एंगल जो है वो थोड़ा अलग है और आपको काफी काम आएगा आगे फिजिक्स में। सॉलिड एंगल बोल रहा है कि एंगल मेड बाय ए सरफेस। तो देखना जरा ध्यान से, सपोज करो बेटा मैं एक कटोरा लेता हूं यहां से, ठीक है ना, आधा कटोरा, ठीक है ना, हाफ बाउल लेता हूं। ये मेरे पास आधा कटोरा है बेटा, दिस इज माय आधा कटोरा, दिख रहा है। एक स्फीयर ले लो, उसको काट दो, ठीक है ना, आधा काट दो बीच में से, और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है आउटसाइड है, ये वाला पॉइंट पी पॉइंट, आप देखो इसके ऊपर कितना एंगल बन रहा है। तो आप क्या करो, इसको मिला दो ऐसे, ठीक है ना। अब थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करो, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन रहा है आपका। दिस इज नॉट 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, दिस इज ए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो ये जो एंगल बना है यहाँ पे 3D एंगल, इस टाइप से, ऐसा देखो, ये मेरा हाथ देख रहे हो, ये बाउल के जैसा दिखाई दे रहा है आपको। ये इस पॉइंट पे जो एंगल बना रहा है, फिर से दिखा रहा हूं, ये हाथ इस पॉइंट पे जो एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल, इस हाथ को देखो, इमेजिन करो, अपना हाथ ऐसे पकड़ो, सारे लोग अपना हाथ ऐसे पकड़ो, यहां से अपनी फिंगर्स को ऐसे कम करते करते एक पॉइंट बनाओ। तो ये जो एंगल बना है बेटा, ये वाला जो एंगल, ये आपका सॉलिड एंगल कहलाता है, क्योंकि उसने, ये जो सरफेस है आपके पास, यहां पे अलग कलर से बना देता हूं, ये जो सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है, इसने इस पॉइंट पे जो एंगल बनाया है, ये वाला एंगल आपका सॉलिड एंगल कहलाता है, ठीक है, सॉलिड एंगल और 3D एंगल, ठीक है ना। अभी मैं आपको बता नहीं रहा कि इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसकी वैल्यू पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कि ये आपका जो है वो सॉलिड एंगल कहलाता है। आ रही बात समझ में? अब एंगल जो है उसकी यूनिट्स देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, काफी जरूरी है। फिजिकल क्वांटिटीज का जो मैग्नीट्यूड है वो जानना जितना ज्यादा जरूरी है, उतना ही ज्यादा जरूरी है उनकी यूनिट्स जानना। अब यूनिट के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं बेटा। यूनिट, अब कई बच्चे बोलेंगे सर यूनिट के बारे में जानना क्यों जरूरी है, ठीक है, यूनिट के बारे में क्या मतलब है सर? तो देख बेटा, मतलब वाली बात ऐसे है कि आज के 500 साल पहले तू अगर मुझे बोलता, आज के 500 साल पहले अगर तुम सब मुझे बोलते कि सर यूनिट्स की क्या जरूरत है, तो मैं मानता, चलो छोड़ो नहीं पढ़ाते, यूनिट्स जरूरत नहीं है। फिर आप मुझसे पूछोगे तो सर आज क्या जरूरत आन पड़ी ऐसा? तो बेटा देख, समझ बात को, आज के जब 500-1000 साल पहले दुनिया आपस में कनेक्टेड नहीं थी, लोग बहुत दूर दूर रहते थे, कॉन्टिनेंट्स अलग अलग थे, पता भी नहीं था लोगों को कि ऐसा कोई कॉन्टिनेंट भी है, उधर कोई चाइना जैसी कंट्री भी है, कि उधर कोई इंडिया जैसी कंट्री भी है। सब लोग अपने अपने अलग अलग रह रहे थे, मस्त राजा महाराजाओं का जमाना था, और अपने अपने घर परिवार बना के खुशी से सब लोग रह रहे थे, ठीक है ना, किसी को कोई मतलब नहीं था, खेती करते, शिकार करते, जानवर मारते, खाते, आराम से चिल मारते, ठीक है ना। तो उस टाइम पे क्या होता था कि उनके आपस में जो भी चीजें की लेन देन होती थी, जो भी चीजों की गणित होती थी, मेजरमेंट होते थे, वो अपने हिसाब से कर लेते थे, ठीक है ना। अब तुम आज भी देखोगे कि गांव में यूनिट्स अलग ही चलती है, तुमको अब आज की जनरेशन को तो समझ में भी नहीं आएगा।
आज की जनरेशन को जो वेट है वो ग्राम समझ में आता है, किलोग्राम समझ में आता है। पर हमारे टाइम पे, मतलब जब मैं था गांव जाता था मेरे गांव में, तो वहां पे ग्राम किलोग्राम तो चलता ही चलता था, उसके अलावा कहीं कहीं बार ये मण चलता था, ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीज चलती, शेर चलता था, शेर एक यूनिट होती है शेर। वैसे लेंथ की यूनिट आज मीटर किलोमीटर होती है, लेकिन कई जगह गज चलती है, कई जगह फीट चलती है। तो अलग अलग जगह के अकॉर्डिंग, अलग अलग जगह की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग यूनिट सिस्टम था, ठीक है ना, अपने अपने अकॉर्डिंग। तो जब तक लोग आपस में जुड़े हुए नहीं थे तब तक समझ में आता था कि हाँ हम 10 लोग हैं, 10 लोग समझते हैं ये यूनिट सिस्टम। लेकिन जब दुनिया पास आने लगी, लोग आपस में जुड़ने लगे, साइंस डेवलप होने लगी, तो भैया उधर अमेरिका में बैठा हुआ आदमी या ब्रिटेन में बैठा हुआ आदमी कुछ गणित कर रहा है, मान लो कैलकुलेशन कर रहा है, मान लो उसने जो कैलकुलेशन की है वो कुछ मीटर किलोमीटर के हिसाब से कैलकुलेशन की है, वही सेम काम इंडिया में बैठा हुआ आदमी कर रहा है, और इंडिया में बैठे हुए आदमी ने कुछ तो अलग ही यूनिट लिए, गज और फीट यूनिट में कैलकुलेशन कर दी। अब दोनों काम एक ही कर रहे हैं, दोनों का रिजल्ट भी सेम है, लेकिन दोनों समझ नहीं पा रहे हैं कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू आई है वो अलग अलग क्यों आ रही है। आती है बात समझ में? बहुत लॉजिकल बात है। दोनों एक ही चीज कर रहे हैं, लेट से दोनों लंबाई माप रहे हैं, ठीक है ना। एक मैंने इतनी सी रॉड दे दी, एक अमेरिका में बैठे हुए आदमी को दे दी और एक इंडिया में बैठे हुए आदमी को दे दी। अमेरिका में बैठे हुए आदमी ने बोला कि ये मान लो 5 मीटर की रॉड है, और इंडिया में बैठे हुए आदमी ने उसको फीट में बताया, ठीक है ना, फीट में बताया कि लेट से ये 16-17 फीट की रॉड है, लेट से, ठीक है ना। तो दोनों को रॉड सेम दी, लेकिन दोनों का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो अलग अलग आया, तो दोनों लड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे को गलत बता रहे हैं। ये इंडिया वाला बोलता है मैं सही और अमेरिका वाला बोलता है मैं सही। तो ये लड़ाइयां बहुत सालों तक चली, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। बेसिकली उनकी भावनाएं सेम थी, लेकिन भावनाओं को जो एक्सप्रेस करने का तरीका था वो बहुत अलग था। तो फिर सब लोग बैठे, है ना, सब लोगों ने एक जगह बैठे विचार विमर्श किया कि भैया ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ऐसे तो तुम रोज रोज लड़ोगे, हर चीज पे लड़ोगे। तो फिर उन्होंने क्या किया कि चलो तुम अपने देश में जो बोलना है वो बोलो, और अमेरिका वाले को बोला तुम जो अपने देश में बोलना चाहते हो वो बोलो, लेकिन जब भी साइंटिफिक काम होगा तो हम लोग एक कॉमन यूनिट सिस्टम बना लेते हैं, उसी में ही हम लोग बातें किया करेंगे। जब एक जगह आएंगे तो हम लोग एक कॉमन लैंग्वेज में बात किया करेंगे, और उसी को हम लोगों ने क्या किया, यूनिट सिस्टम बोला। और बेसिकली जो आपका एसआई सिस्टम है यूनिट्स का, वो एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज सिस्टम है कि आप अपने देश में जो यूनिट यूज करना है वो यूनिट यूज करो, लेकिन जब भी कोई साइंटिफिक वर्क होगा तो वो उस यूनिट सिस्टम में रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये छोटी सी बातें थी यूनिट के बारे में कि क्यों जरूरी है। तो हम लोग देखेंगे यूनिट ऑफ एंगल, ठीक है ना। तो यहां हेडिंग डालिएगा यूनिट्स ऑफ एंगल, यूनिट्स ऑफ एंगल, ठीक है, यूनिट्स ऑफ एंगल। अब अभी तक आपने बचपन में जो है वो डिग्रीज में देखा था, ठीक है ना। मैक्सिमम बच्चों ने याद करो वो दिन जब मैडम बोलती थी कि 90 डिग्री का कोण बनाओ, है ना। हमारे तो हिंदी चलती थी, तुम्हारे पता नहीं मराठी में क्या बोलते हैं उसको। हमारी मैडम बोलती थी 90 डिग्री का कोण बनाओ, कोण, एंगल भी नहीं बोलती थी हिंदी मीडियम स्कूल में, ठीक है। तो हम लोग बना देते थे 90 डिग्री का कोण। 180 डिग्री का कोण बनाओ, तो हम लोग बना देते थे 180 डिग्री का कोण, ठीक है। तो इसकी यूनिट जो है मल्टीपल यूनिट्स होती है, डिग्रीज में यूनिट्स होती है, ठीक है ना। उसके बाद रेडियन में यूनिट होती है, ठीक है ना, रेडियन। ये 2 यूनिट हमारे सबसे ज्यादा काम आने वाली है, ठीक है, डिग्रीज और रेडियन। ये 2 यूनिट पे हम लोग फोकस करेंगे। बाकी मैं आपको मिनट और सेकंड्स भी बताऊंगा, मिनट्स एंड सेकंड्स में भी इसको मेजर किया जाता है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग फोकस करेंगे किस चीज के ऊपर, रेडियन और डिग्रीज के ऊपर, ठीक है। अब जो देखना जरा ध्यान से, सपोज करो ये एक लाइन है इस तरीके से, और मैंने इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दी इस टाइप से। तो आपको जैसे ये फिगर दिखता है, ठीक है ना, जैसे ये फिगर दिखता है, क्योंकि बचपन से आपको सिखाया गया, बचपन से आपको क्या सिखाया गया कि लेट से ये एक लाइन है मेरे पास, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन, और दूसरी लाइन मैंने बिल्कुल इस तरीके से परपेंडिकुलर डाल दी इसके ऊपर। तो आपको बचपन से ये पता है कि देखते ही पता चलता है कि ये वाला जो एंगल है ये कितना है, 90 डिग्री। आप बचपन से बोलते आए हैं ये बात, ठीक है। सपोज करो आपके पास एक लाइन है इस टाइप से, और उसके पैरेलल में मैंने दूसरी लाइन खींच दी। इन दोनों के बीच में कोई एंगल दिख रहा है आपको? क्योंकि ये दोनों कहीं पे मिल ही नहीं रहे, कट ही नहीं कर रहे एक दूसरे को, तो एंगल का सवाल ही नहीं होता। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 0 डिग्री। आप बोलते हो कि सर कोई एंगल ही नहीं है इनके बीच में, एंगल नहीं है तो 0 डिग्री। सपोज करो ये एक लाइन मैंने ऐसी बना दी और एक उल्टा मुंह करके बना दिया, ठीक है ना, एक उल्टा मुंह करके एक सीधा मुंह करके, और अब जो है ये वाला एंगल आप मुझे बोलते हो कि सर 180 डिग्री है, ठीक है ना, अपोजिट है ये, 180 डिग्री है। क्लियर है ये चीज?
तो यहाँ पे कुछ बातें आती है। सबसे पहले तो यूनिट की बात कर रहे हैं, तो अभी तक आपने मेरे को जितनी भी चीजें बताई वो सब किस में बताई, डिग्रीज में बताई, ठीक है ना। चाहे वो 90 डिग्री हो, चाहे वो 0 डिग्री हो, चाहे वो 180 डिग्री हो। तो आपको ये कन्वर्जन याद रखना है, ये वाला कन्वर्जन आपको याद रखना है कि देखना 180 डिग्री जो है एंगल, वो बेसिकली किसके बराबर होगा, पाई रेडियन के बराबर होगा, ठीक है ना। 180 डिग्री जो एंगल है वो किसके बराबर होगा, बेसिकली पाई रेडियन के बराबर होगा। ये रट लो, ठीक है ना। तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा, 1 डिग्री वो होगा पाई बाय 180 रेडियन के बराबर होगा, ठीक है ना। 1 डिग्री जो है वो पाई बाय 180 रेडियन के बराबर होगा। अब चलो हम लोग कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स पता करते हैं, ठीक है ना, कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स, और आपको रट जाने चाहिए वो स्टैंडर्ड एंगल्स, ठीक है, काफी काम आने वाले। तो सपोज करो 0 डिग्री, इसका रेडियन बताना है आपको। ये मैंने 0 डिग्री लिखा, तो 0 डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पाई बाय 180 और इंटू 0, तो ये कितना आ जाएगा, 0 रेडियन आ जाएगा। 0 डिग्री कितने के बराबर है बेटा, 0 रेडियन के बराबर है, RAD। अच्छा लेट्स से 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल है ना, 30 डिग्री का एंगल, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे पाई बाय 180 और मल्टीप्लाई बाय 30 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, पाई बाय 6 रेडियन आ जाएगा। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में। चलो बेटा 45 डिग्री पकड़ते हैं, 45 डिग्री, ये कुछ ऐसी वैल्यूज है जो आपको काफी काम आने वाली। अच्छा इसके बीच में एक और वैल्यू आती है, वो भी काफी यूजफुल रहती है, 37 डिग्री। आ रही बात समझ में। अब 37 को कन्वर्ट करने के लिए तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 37 डिवाइड बाय 180, है ना। अब ये कुछ बहुत गंदा सा चीज हो गया, ठीक है ना, पर रहने देते हैं इसको। अगला आता है 45 डिग्री, ठीक है ना, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री कितना आएगा, पाई बाय 180 और मल्टीप्लाई बाय 45, तो ये आ जाएगा आपके पास पाई बाय 4। आती है बात समझ में। उसी तरीके से आपको मिलेगा लेट से 60 डिग्री। 60 डिग्री को क्या लिखोगे आप, वापस से वही पाई बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 60। देखना बेटा 0 से 0 कैंसिल, 3, तो ये कितना आ गया बेटा, पाई बाय 3 आ गया। कितना आ गया बेटा, पाई बाय 3 आ गया। अरे आ रही है बस समझ में, देखो कितना आसान है। चलो इधर और देख लेते हैं। 60 डिग्री के बाद चलो आगे बढ़ते हैं, 90 डिग्री पे चलते हैं। 90 डिग्री का एंगल बहुत अच्छा लगता है मेरे को, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा पाई बाय 180 और मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास पाई बाय 2। तो 90 डिग्री को आपसे क्या बोलेंगे हम लोग, पाई बाय 2 रेडियन। मतलब 90 डिग्री को 90 डिग्री बोलने में भी कोई तकलीफ नहीं है। कई बच्चे बोलेंगे सर 90 डिग्री को हम 90 डिग्री बोलते आ रहे थे 10वीं क्लास तक, अभी आप आके बोलते हो पाई बाय 2 रेडियन बोलो, तो क्या पगला गए हो क्या, जरूरत क्या है। 90 डिग्री पसंद नहीं आ रहा क्या आपको। मैंने कहा बेटा 90 डिग्री मेरे को पसंद आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी बोलता था 10वीं क्लास तक। लेकिन कई जगह जब हमको एंगल को बेसिकली लेंथ से रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना, या फिर हमको लेंथ मेजर करनी पड़ेगी जहां पे एंगल का कुछ रोल आ रहा होगा, तो वहां पे आपका डिग्रीज वर्कआउट नहीं होगा, वहां पे आपको रेडियन रखना पड़ेगा। कुछ फंक्शंस ऐसे डिफाइन होंगे, कुछ फंक्शंस ऐसे हम लोग बनाते हैं जहां पे रेडियन की वैल्यूज यूज होती है, ठीक है ना। एंगल जहां पे रखा जाता है वो रेडियन में रखा जाता है, तो इसलिए दोनों की स्टडी करना जरूरी है। चलो 120 डिग्री को पकड़ते हैं। 120 डिग्री मतलब पाई बाय 180 और मल्टीप्लाई बाय 120। तो थोड़ा देखो ध्यान से, 6 से कट करते हैं तो 2/3, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 2 पाई बाय 3 आ गया। अच्छा इधर देखना 135 डिग्री। अब आपको ये पता है 135 मतलब 45 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है ना। इतना दिमाग चलना चाहिए आपका। 135 का मतलब होता है 45 मल्टीप्लाई बाय 3। वैसे यहाँ पे 120 का मतलब होता है 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2। तो आपने देखा 60 डिग्री को पाई बाय 3 बोलते हैं, अगर आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 2 पाई बाय 3 मिल जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से 45 डिग्री जो है वो पाई बाय 4 है, अगर आप उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 3 पाई बाय 4। डन। और फिर उसके बाद आपका आ जाएगा लेट्स से 150 डिग्री। तो 150 डिग्री तो बहुत आसान है, इसको 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 5 पाई बाय 6 आ गया। और फाइनली जो है वो 180 डिग्री, ठीक है ना। फाइनल जो आता है आपका वो आता है 180 डिग्री, है ना। 180 डिग्री का एंगल भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 90 मल्टीप्लाई बाय 2। अरे हो गया नहीं हो गया, 90 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितना हो गया, ये पाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बोले तो पाई रेडियन। तो 180 डिग्री को अपन कितना बोलेंगे, पाई रेडियन बोलेंगे। चलो लगे छात्र हम लोग 270 डिग्री का भी देख लेते हैं, है ना। तो 270 डिग्री, 270 डिग्री है ना, इसको बोलेंगे हम लोग 90 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 पाई बाय 2, ठीक है।
और उसी तरीके से 360 डिग्री, तो 360 डिग्री हो जाएगा आपके पास 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री, तो दैट वुड गिव यू 2 पाई, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको कुछ एंगल्स जो है स्टैंडर्ड एंगल्स वो रेडियन में, डिग्रीज में आपको पता है लेकिन रेडियंस में आपको पता होने चाहिए। तो ये तो मैंने यूनिट की बात की है, ठीक है, यूनिट की बात की है। तो बेटा हम लोग कुछ यूनिट और देखेंगे, मिनट और सेकंड, ठीक है ना। तो ये भी यूनिट्स काफी ज्यादा यूज में नहीं आती है, इसलिए आपको ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कभी तो बताया था। अगर मैं आज के 4 महीने बाद अचानक से ये यूनिट यूज कर लूं तो आप ऐसा ना बोले कि सर ये क्या हो गया, अरे सर त्राही, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर ये क्या आपने बता दिया, मिनट, एंगल की यूनिट मिनट कब से होने लग गई। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अपने नोट्स में रखो और अपने नोट्स से ज्यादा अपने दिमाग में रखो कि जो 1 डिग्री है वो बेसिकली आपका 60 मिनट के बराबर होता है। ये जो सिंबल होता है ये मिनट का सिंबल होता है, ठीक है ना। इसको अगर हिंदी में लिखना है तो ऐसे लिख लो, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है ना। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है। और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, डबल डॉट मतलब सेकेंड। तो यहां पे ये यूनिट जो है वो हो गया 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स, ठीक है ना। तो अगर आप सीधे सीधे आपसे डिग्री पूछे कि 1 डिग्री बराबर कितने सेकंड, तो 1 डिग्री हो गया आपका 3600 सेकंड। आ रही बस समझ में। तो इस तरीके से जो है आपका यूनिट कन्वर्जन रहता है। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना बताया, तो ये पॉइंट भी डाल के लिख लेना अपने नोट्स में। टू कन्वर्ट फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, डिग्रीज टू रेडियन। बेटा अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, आ रही बात समझ में, डिग्री में आपको दिया हुआ है और रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करो, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, अभी बताया मैंने। और साथ में थीटा, ये थीटा जो है वो किस में दिया हुआ है आपको, थीटा जो है वो गिवन इन डिग्रीज। आ रही बात समझ में, गिवन इन डिग्रीज। बेटा ये थीटा किस में दिया हुआ है आपको, डिग्रीज में। सर कैसे पता, आ रहे मैंने लिखा ना बेटा, टू कन्वर्ट फ्रॉम डिग्रीज टू रेडियन। अच्छा जो आंसर आएगा ये पूरा का पूरा, ये किस में आएगा बेटा, रेडियंस में। ये किस में आएगा बेटा, रेडियंस में। आती है बात समझ में, दिया हुआ है थीटा डिग्रीज में, आंसर आएगा किसमें बेटा, रेडियंस में आंसर आएगा। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा जिस तरीके से मैंने ये बोला कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, क्या ये बोलने से मुझे कोई रोकेगा कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, कोई रोक सकता है क्या, नहीं रोक सकता। तो क्या कोई मुझे बताएगा 1 रेडियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय पाई। पाई जो है वो खतरनाक नंबर है। इस दुनिया में 3 नंबर बहुत खतरनाक है, ठीक है ना, उनमें से एक है पाई। पहला नंबर जीरो बहुत खतरनाक नंबर है। दूसरा नंबर आपका ई, जिसको नेचुरल या आइलर्स नंबर भी बोलते हैं, और तीसरा नंबर पाई। इन 3 नंबर की महिमा बहुत खतरनाक है। जैसे जैसे आप फिजिक्स पढ़ते जाओगे आपको समझ में आती जाएगी इन 3 नंबर की महिमा। इस पाई की वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली 3.14 और प्रिसाइसली अगर कोई मुझसे पूछे तो 22/7 होती है, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेटली 3.14 होती है और प्रिसाइसली कोई पूछे कि नहीं सर मुझे तो एग्जैक्ट वैल्यू लाके दो, तो वो मैं बता देता हूं आपको 22/7 होती है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 57.3 डिग्री। तो इसका मतलब 1 रेडियन जो है वो किसके बराबर है, 57.3 डिग्री के, ठीक है। अभी कल को अगर आपको रेडियन को कन्वर्ट करना हो किसमें, डिग्रीज में, तो यहां पे लिख लेना टू कन्वर्ट रेडियन इंटू डिग्रीज, टू कन्वर्ट रेडियन इंटू डिग्रीज, रेडियन इंटू डिग्रीज। तो आपको क्या करना है, इस बार उल्टा काम कर देना है। उल्टा काम क्या करना है, पिछली बार आपने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया था, इस बार आप 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दो और एंगल, और ये जो एंगल है इस बार रेडियन में, ये जो एंगल दिया हुआ है ये रेडियन में दिया हुआ है, गिवन इन रेडियंस। आ रही बात समझ में, ये वाला जो एंगल है बेटा वो किस में दिया हुआ है आपको, रेडियंस में दिया हुआ है, और ये जो पूरा एंगल है ये किस में आएगा, अब आपके डिग्रीज में आएगा, आंसर आएगा डिग्रीज में। पिछली बार उल्टा हुआ था बेटा, ध्यान देना, इधर ध्यान दे, पिछली बार उल्टा हुआ था। पिछली बार एंगल दिया था आपको डिग्रीज में, एंगल पिछली बार डिग्रीज में था और आंसर आया था रेडियन में। इस बार हमने क्या किया, पलट दिया है, अपना मामला जो है वो उल्टा हो गया है। इस बार रेडियन में देके डिग्रीज में पूछा है, तो भैया जिसमें दे और जिसमें पूछे हम दोनों कर सकते हैं।
अगर हमको रिलेशन पता है कि भैया ये चीज इसके बराबर है, कि भैया पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है या फिर 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर है, दोनों बात ही तो एक ही है ना। हमको वो एक रिश्ता पता चल गया, रेडियन और डिग्रीज का हमको रिश्ता पता चल गया, चाहे वो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्रीज बोल दो या 180 डिग्रीज बराबर पाई रेडियन बोल दो, बात तो सेम ही है। तो आप रेडियन से डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं और डिग्रीज से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, यूं समझ में आ रही है बात। तो चलो देख लेते हैं। सपोज करो मैं आपको देता हूं, क्या दूं मैं, ये देता हूं 11 पाई बाई 6, ठीक है ना, 11 बाई 6 पाई, ये दे दिया मैंने आपको। इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करो, कितने डिग्रीज आती है बात समझ में, अरे कन्वर्ट करो 11 पाई बाई 6। अब देखो कितना दिमाग, वैसे तो अगर कोई सोचे तो जो मैंने सिखाया उसके अकॉर्डिंग तो ऐसे जाएगा। देखो ये तो मेरी अप्रोच है, ये तो वो अप्रोच है जो सिखाने की होती है, मतलब जब पढ़ाते हैं ना तो पहले पूरा एकदम मस्त लन फन डिटेल में पढ़ाते हैं, लेकिन क्वेश्चन करते वक्त तो अपने को ऐसे करने पड़ेंगे ना चुटकी बजाते ही। तो चलो पहले जो अप्रोच मैंने सिखाई वैसा करते हैं। तो हमको बोला कि 11 पाई बाई 6, तो हम क्या करेंगे 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई और मल्टीप्लाई बाय 11 पाई बाय 6, ऐसा कर देंगे हम। तो पाई से पाई कैंसिल करेंगे, यहां पे 30 डिग्री आ जाएगा और 30 इंटू 11 जो है वो 330 डिग्री आ जाएगा। डन, ये तो सिंपल तरीका हो गया जो मैंने यहां पे बताया। चलो दूसरा खटैक, आप ऐसे देखो कि सर पाई बाय 6 की वैल्यू रटी हुई है, पाई बाय 6 जो होता है वो आपका कितना होता है 30 डिग्री होता है, सबको रट जाता है ना, 2 दिन बाद आपको भी रट जाएगा, पाई बाय 6 का मतलब 30 होता है, तो यहां से भी आंसर कितना आ जाएगा 330 आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको दिमाग लगाना है, आ रही है बस समझ में। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, अब आप लोग आंसर कीजिएगा, ठीक है, अपने मन में कीजिएगा, बोल के बताने की जरूरत नहीं है मुझको, ठीक है ना। आप लोग अपने अपने मन में कर सकते हैं आंसर, मेरे को कोई ऐसा जरूरी नहीं कि आप मुझे बताएं, ठीक है। चलिए देखिए, तो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली है 7 पाई बाय 4, ठीक है ना, 7 पाई बाय 4 मतलब कितने डिग्रीज, तो बता सकते हैं अब आप मेरे को जल्दी से देखना। 7 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 4 का मतलब होता है 90 डिग्री 45 डिग्री, ठीक है ना, 45 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 7 चौक 28 280 प्लस 35, ये हो जाएगा 315 डिग्री। आ गया कि नहीं आ गया। तो 7 पाई बाय 4 किसके बराबर आ जाएगा 315 डिग्री के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। कोई आपसे पूछे कि चलो ठीक है ये तो आसान है, जरा बता 235 डिग्री, 235 डिग्री मतलब कितने रेडियन, आती है बात समझ में। अब बच्चा कंफ्यूज है ना, गणित वणित तो आसान है बेटा, बहुत आसान है, देख बताता हूं कैसे कर। 235 डिग्री पूछ रहा है ना, तो इसको तू 2 तरीके से दिमाग लगा सकता है। इसको 180 तक या 270 तक लेके जाने की कोशिश कर। इसको लिख दे 180 प्लस, सॉरी ये 225 लिखना है यहां पे अपने को, 225 डिग्री। तो इसको अपन लिखेंगे 180 प्लस 45, या फिर इसको दूसरे तरीके से लिख सकता है 270 माइनस 45। अरे लिख सकता है नहीं लिख सकता, दोनों से आंसर एक ही आता है बेटा। 225 डिग्री को लिखने के 2 तरीके, या तो 180 प्लस 45 लिख दे, जोड़ ले इसको 225 आता है, या फिर 270 माइनस 45 डिग्री लिख दे। ये 180 को अपन क्या बोलते हैं पाई बोलते हैं, और 45 को क्या बोलते हैं पाई बाय 4 बोलते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 5 पाई बाय 4। चल इधर से करके देखते हैं। 270 को अपन क्या बोलते हैं 3 पाई बाय 2 बोलते हैं, और माइनस इसको क्या बोलते हैं पाई बाय 4 बोलते हैं। तो यहां से भी अपने को क्या मिलेगा देखना 6 पाई माइनस पाई, तो ये कितना आ जाएगा 5 पाई बाय 4। देख आंसर दोनों साइड से सेम ही आया है, या तो ये कर या ये कर, दोनों बातें बराबर है, बस तेरे को पकड़ होनी चाहिए उस चीज की। आ रही है बात समझ में, यू शुड हैव द ग्रिप। आती है बात समझ में। चलिए एक और तरीके से देखते हैं इसको, एक और एग्जांपल से देखते हैं। सपोज करो 135 डिग्री। अब 135 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के बहुत तरीके हैं। क्या कौन कौन से तरीके हैं? सबसे पहला तो मैंने आपको बताया 3 इंटू 45 डिग्री, ये कर लो, नहीं तो ऐसा कर दो 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ऐसा भी कर सकते हो। और अगर ऐसा नहीं करना तो 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। अब देखो इन तीनों से आंसर क्या आता है, ये आएगा 3 इंटू पाई बाय 4, मतलब 3 पाई बाय 4 आंसर आएगा। यहां से आएगा पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4, तो मतलब यहां से भी 3 पाई बाय 4 आएगा, और यहां से आएगा पाई माइनस पाई बाय 4। चलो देखो इसका आंसर आएगा 3 पाई बाय 4, इसका भी आंसर आएगा 3 पाई बाय 4, और इसका भी आंसर आएगा 3 पाई बाय 4। तो आपको एक ही एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करने का। और चौथा तरीका तो आपका स्टैंडर्ड, कौन सा स्टैंडर्ड, पाई बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 135, ठीक है ना। तो आप चारों तरीके से करके देख लो और आपको चारों आने चाहिए। क्यों?
क्योंकि कई जगह पे हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा या इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगी जितना इससे हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो आपको सारी चीजें आपके टिप्स पे होनी चाहिए। चलिए, ये तो सारी बातें थी रिगार्डिंग द यूनिट्स ऑफ एंगल। आगे जो मैं करूंगा वो है मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है ना। अब मेजरमेंट करने का तरीका, तो सर इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो हम मेजर करते आए एंगल को, तो बचपन में प्रॉक्टर वगैरह से यूज करके मेजर करते थे। मैंने कहा ठीक है बेटा, बचपन में तू सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड पे ध्यान देता था, लेकिन आज की तारीख में जो है तुझे कुछ और बातों का ध्यान भी रखना पड़ेगा फिजिक्स में। खास तौर पे कई जगह पे ऐसा आएगा कि आपने एंगल किस सेंस में मेजर किया है उसके ऊपर भी उसका साइन जो है वो डिपेंड कर जाएगा। तो यहां पे लिखना मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है ना। हेडिंग डालना मेजरमेंट ऑफ एंगल, हेडिंग डालिए मेजरमेंट ऑफ एंगल। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये मिस नहीं करना है, ये मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ठीक है ना, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो आप जो है वो दो टाइप से मेजर कर सकते हो एंगल्स को। समझ में आ रही है बात? देखना कैसे। सपोज करो मैं एक सिंगल लाइन लेता हूं, ठीक है ना। तो पहला तरीका तो मेरा मेजर करने का कि मैं घड़ी के जैसे, घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में घूमूं, ये है एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट, अपोजिट टू क्लॉक डायरेक्शन, ठीक है ना। अपोजिट, घड़ी कैसे घूमती है, देखो घड़ी ये रही, ये आपकी घड़ी टिक 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 ऐसे घूमती है घड़ी। हम कैसे गए, यहां से उल्टा, तो ये है अपोजिट, अपोजिट टू क्लॉक रोटेशन, और उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। कई बच्चों को पता ही नहीं होता सर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, तो समझ लो इस चीज को, एक बार दिमाग में बैठा लो। एंटी क्लॉक मतलब घड़ी के अपोजिट। आ रही है बात समझ में? एंटी क्लॉक, किसी भी चीज के आगे एंटी लगाने का मतलब उसके अपोजिट। तो क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के जैसा, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के अपोजिट। तो ये तो हो गया तरीका पहला वाला, इसको लेट से θ1 बोल देते हैं। बोल दे, अरे हाँ कि ना, θ1 बोल देते हैं। हमारे पास ये लाइन है ए बी और सी, हमने इसको बोल दिया θ1। हमने कैसे मेजर किया बेटा, इसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया। क्या कोई दूसरा तरीका भी है सर इसको मेजर करने का? मैंने कहा बिल्कुल है बेटा, बिल्कुल है। कैसे, देखना अभी। तुमने ऐसे ही क्यों किया? कोई बच्चा आके मुझे ये भी तो बोल सकता है सर इसमें क्या दिक्कत है आपको, ऐसा करने में क्या दिक्कत है, देखना कैसा करने में। और मेरे को लगा हाँ यार उस बच्चे की बात एकदम सही है, सही बोल रहा है वो, सर आपने ऐसा क्यों मेजरमेंट नहीं किया? अरे मैंने कहा बिल्कुल सही है, चलो इसको θ2 बोल देते हैं। ये वाला मेजरमेंट जो हुआ है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ है। ये वाला जो मेजरमेंट हुआ है बेटा वो हुआ है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये हुआ है क्लॉकवाइज रोटेशन, इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज रोटेशन, और उसको ऊपर वाले को बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। आ रही बात समझ में? यहां पे घड़ी की जैसे घूमे हो आप, इसलिए बोलेंगे क्लॉकवाइज, अकॉर्डिंग टू क्लॉक यू हैव मूव्ड, सो दैट्स व्हाई इट विल बी कॉल्ड क्लॉकवाइज रोटेशन। अरे नाम ही सजेस्ट करता है बेटा, क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक की जैसे, घड़ी की जैसे। एंटी क्लॉकवाइज बोले तो अपोजिट टू घड़ी की जैसे। चलो बहुत बढ़िया। तो सर अब बात आती है कि ये वाला थीटा और ये वाला थीटा, तो बचपन में हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। बचपन में हम लोगों ने एंगल बनाए, हमको कभी फर्क ही नहीं पड़ा। तो बेटा ठीक है ना, बचपन की कुछ बातें बचपन में रहती है कि नहीं है? आगे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो हम लोग समझदार होते जाते हैं ना, कहने को, है कि नहीं है? तो यहां हम लोग थोड़ी बहुत समझदारी दिखाएंगे फिजिक्स के लिए, और खास तौर पे फिजिक्स, चलो फिजिक्स को भी छोड़ देते हैं, फिजिक्स भी एक बार को तो एडजस्ट कर लेगी ना, मैथ्स बुरा मान जाएगी भैया। गणित जो है वो बहुत बुरा मान जाएगी अगर तुमने बोल दिया कि θ1 और θ2 बराबर है। गलत। इनका रोटेशन जो हुआ है, इनका जो मेजरमेंट जिस रोटेशनल सेंस में हुआ है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इनकी वैल्यूज। तो लेट से अगर इसको 60 डिग्री बोलते हो तुम, तो इसको तुमको -60 डिग्री बोलना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? तो यहां पे एक चीज याद रखना कि एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट ऑफ एंगल पॉजिटिव लिया जाएगा और क्लॉकवाइज मेजरमेंट ऑफ एंगल नेगेटिव लिया जाएगा। ध्यान देना यहां पे। तो स्टार मार्क करके लिख लेना, एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल जो है वो आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू। और दूसरा जो है आपका वो अगर क्लॉकवाइज हुआ, क्लॉकवाइज, तो वो हो जाएगा क्लॉकवाइज मेजरमेंट जो है वो आपको कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा, मेजरमेंट
ये आपको क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू। चलो एक और बढ़िया एग्जांपल देखते हैं, ठीक है ना, उससे और अच्छा क्लियर होगा। आपको बचपन में वैसे तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बताया होगा, है ना, ये इस टाइप से बना देते थे हम लोग ग्राफ पेपर पे। इसको लेट से कुछ एक्सिस बोल देते हैं, एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस बोल देते थे, और जेड एक्सिस जो है वो प्लेन के बाहर होती थी, ठीक है। बनाया है ना, सब लोगों ने बनाया होगा ग्राफ पेपर पे, 101% पक्का बनाया होगा। चलो बहुत बढ़िया। यहां पे मैं एक लाइन खींचता हूं बेटा, ठीक है ना, एक लाइन खींचता हूं, ये रही लाइन, ठीक है। अब जो है ये एंगल, अब इससे पूछा है कि एंगल ऑफ लाइन ओ ए, ये ओ ए है, तो ये पूछा है एंगल ऑफ लाइन ओ ए, एंगल ऑफ लाइन ओ ए फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है ना, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब कोई बच्चा मुझे ऐसा बोल सकता है कि सर यहां पे तो दो एंगल बन रहे हैं। कोई बच्चा मुझे बोल सकता है दो एंगल। मैं बोला पागल वागल है क्या, दो एंगल कैसे बन रहे हैं, मेरे को तो एक ही दिख रहा है। सर एक तो देखो ये रहा एंगल θ1, और एक और एंगल दिखाऊं सर आपको। मैंने कहा दिखा भैया। सर यहां से घूम के ये वाला एंगल, एक्सटीरियर एंगल जो है, दिख रहा है आपको, आती है बात समझ में। और एंगल तो एंगल है यार, दोनों साइड से आप एंगल बोल सकते हो, है ना। या तो आप इधर से, ये वाला है आपका एंटी क्लॉक, अरे है कि नहीं है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, और ये जो आपने मेजर किया है ये आपका क्लॉकवाइज मेजर किया है, इजंट इट। तो फिर कौन सा एंगल बोलेंगे। तो बाय कन्वेंशन अगर सिर्फ आपको एंगल मेजर करना हो एक्स एक्सिस से, बाय कन्वेंशन, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन ने आपको नहीं दिया है और बाय कन्वेंशन अगर आपको एंगल मेजर करना है तो आपको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करना है। क्लियर है चीज। अगर आपको बाय कन्वेंशन जाना है, आपको एंगल मेजर करना है किसी लाइन का, तो आपको हमेशा कितना एंगल मेजर करना है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आपको एंगल मेजर करना है, ये याद रखना है, ठीक है ना। तो ये वाला बाय कन्वेंशन करेक्ट है ये, ठीक है ना, बाय कन्वेंशन। तो बाय कन्वेंशन जो है हमको कौन सा एंगल मेजर करना है, ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। लिख लो, इसको दिमाग में बैठा के लिखना है, ठीक है ना। लिखना है यहां पे स्टार मार्क करके, कन्वेंशनली we prefer to measure angle in anti-clockwise sense, ठीक है ना, anti-clockwise sense, ठीक है, सेंस, एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो इंग्लिश की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, गणित फिजिक्स के मास्टर है हम लोग, अंग्रेजी के मास्टर नहीं है। चलो एक और बात देखते हैं, ठीक है ना, एक और दो चीजें देख लेते हैं लगेज, फिर आगे बात करेंगे कल के लेक्चर में, ठीक है। सपोज करो आपके पास दो लाइन है, एक लाइन ये रही ओ ए, और लेट्स से एक लाइन ये रही, ठीक है, ओ बी। तो आपको पता है ये वाला एंगल लेट से, मैं बता रहा हूं आपको, लेट से 45 डिग्री है, तो हम लोग इसको लिखेंगे प्लस 45 डिग्री, और ये वाला एंगल लेट से 30 डिग्री है, तो इसको लिखेंगे माइनस 30 डिग्री। आ रही है बात समझ में। अच्छा, इस वाले एंगल को एक और तरीके से मेजर कर सकते हो आप, कैसे देखना जरा, इस येलो कलर से इधर से घूम के भी तो आ सकते हो, पूरा आ सकते हो कि नहीं आ सकते हो। अरे आप अभी आप मुझसे बोलोगे कि सर आपने अभी तो बोला था एंटी क्लॉकवाइज मेजर करो, आपने तो इधर क्लॉकवाइज मेजर कर दिया। तो मैंने कहा बेटा फिर मैंने माइनस साइन भी तो लगा दिया। मैं गलत कब होता, मेरी बात गलत कब होती, जब मैं इसको 30 डिग्री बोल देता, लेकिन मैंने बोला क्या बेटा -30। सर क्यों बोला -30, क्योंकि ये क्लॉकवाइज मेजर हुआ है। फिर आप बोलोगे सर आप तो बोले अभी ऊपर एंटी क्लॉकवाइज मेजर करो, तो मैंने कहा कर लेना बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। देख यहां से पूरा घूम के आने में 360 डिग्री, पता है आपको, एक कंप्लीट चक्कर करने में 360 डिग्री का एंगल ट्रेवल किया जाता है। अरे हाँ कि ना, अरे यस और नो। तो मैं तो यहीं रुक गया, यहां से चला यहां तक 90 डिग्री, फिर 90, फिर 90, तो 90 प्लस 90 प्लस 90 270 डिग्री, तो ये हो गया। उसके बाद ये वाला 30, तो ये वाला कितना हो गया, ये वाला 60 हो गया कि नहीं हो गया, 60 डिग्री। तो मैंने कितना चला, 90 90 90 और 60, तो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 60, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखना 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 60, तो ये आ जाएगा आपके पास 330 डिग्री।
तो आप इसको या तो -30 बोल दो या फिर और 330 डिग्री बोल दो, दोनों बात बराबर है, ये दिमाग में बैठा लो। आप ये जो नीचे वाली लाइन है इसका एंगल या तो -30 डिग्री बोल दो क्लॉकवाइज मेजर करके, या फिर अगर पूरा घूम के आना चाहते हो, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना चाहते हो, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैल्यू जो है वो 330 चेंज हो जाएगी। तो आज आपने देखा सेम लाइन, जिसको आपने पहले इस नजर से नहीं देखा था कि एंगल ऐसे मेजर करो कि ऐसे मेजर करो, क्या फर्क पड़ता है, अब से हमको फर्क पड़ेगा और आपको ये दिमाग में बैठा के रखना है। कल जो मैं है आपको इसके आगे बताऊंगा, आर्क वगैरह के बारे में बात करेंगे और टिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करेंगे, जहां से अपनी शुरुआत होगी हर एक चीज की, ठीक है ना। तो टिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम लोग कल के लेक्चर में बात करने वाले हैं डिटेल में। सो मिलते हैं कल की क्लास में। टिल देन हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहो, लगातार रिवाइज करते रहो, ये आपके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप अपना जो छूटी हुई चीजें हैं, जो आपके बेसिक्स कमजोर है, उसको आप कवर अप कर सकते हो। इसके बाद ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। हम पहले भी पढ़ा चुके हैं ये सारी चीजें, आप पहले भी पढ़ चुके हो, लेकिन मैं फिर से पढ़ा रहा हूं आपको, ताकि आप लोगों का बेस जो है वो स्ट्रांग हो जाए एकदम। हर एक क्वेश्चन में आपको मैथ जो है वो कहीं पे आके आपको रोके नहीं, मैथ के कारण आपका क्वेश्चन गलत ना हो, ये मेरी कोशिश रहेगी। सो मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।